इसके बाद हम दोबारा ऑल टूल्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे अब हम कर चुके हैं बिजनेस सेटिंग भी हो चुकी है, बिलिंग, पेमेंट, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम कॉमर्स मैनेजर पे जाके इसको थोड़ा सा देखेंगे कि कॉमर्स मैनेजर किस मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एड मैनेजर पे आ जाएंगे। तो कॉमर्स मैनेजर इस मकसद के लिए है कि जो आप कैटलॉग बनाते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉपिफाई स्टोर पर जिस तरह आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को ये शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कैटलॉग बन जाता है। आपकी कलेक्शन के बेस पे वो कैटलॉग बन जाता है। तो वो कैटलॉग यहाँ पे भी शो होता है। अगर आप मैनुअली कैटलॉग बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। अगर ये वाले सारे कैटलॉग जो है ये उसकी शॉपिफाई स्टोर पे बने हुए हैं और यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं और अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कॉमर्स मैनेजर के ज़रिए बना सकते हैं। चलिए एसेट्स, एड अकाउंट पे जाएंगे हम। अच्छा जी, शॉप इज़ नॉट अवेलेबल टू इन योर कंट्री। अच्छा जी, कॉमर्स मैनेजर मोस्टली इसके लिए भी यूज़ होता है कि आप एक तो कैटलॉग का मैंने बता दिया, आप एक ये है कि ये जो फेसबुक मार्केट प्लेस है यहाँ पर आप अपनी शॉप बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है, अदर कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो वहाँ पे शॉप बनाने के लिए आप यहाँ पर कॉमर्स मैनेजर से उसको कंट्रोल करेंगे। सारी जो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आप कॉमर्स मैनेजर के ज़रिए करेंगे, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शॉप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, दिस फीचर इज नॉट सपोर्ट इन योर रीजन, क्रिएट अ कैटलॉग टू स्टार्ट रनिंग एड। सिर्फ कैटलॉग आप बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये जो मार्केट प्लेस पे स्टोर है वो आप नहीं बना सकते, आपकी कंट्री में ये वाला अभी अवेलेबल नहीं है। ओके जी, तो कैटलॉग तो मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट जो है वो शॉपिफाई स्टोर की वजह से इंटीग्रेट करने से ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। और आप जो भी आप चेंजेस करेंगे, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने अभी 10 की हुई है और आप 20 कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है इसमें अपडेट हो जाती है और वो कैटलॉग जो है वो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे इसका आईडी नंबर भी मैंने आपको बताया था, दिखाया था। ये शॉपिफाई स्टोर पे आप जाएंगे ना, पार्ट 2 था मेरे ख्याल से, उसमें ये हमने सीखा हुआ है किस तरीके से कैटलॉग जो है वो वहाँ पे बनता है और फिर वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करना हम जो है ये एड मैनेजर में सीखेंगे। इसके बाद जो है हम ऑल टूल्स पे वापस चले जाएंगे और यहाँ पर ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम आ जाएंगे एड मैनेजर पे। अच्छा, ये ऐड मैनेजर पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे कोई ऐड अकाउंट अभी बना हुआ नहीं है क्योंकि ये ऐड अकाउंट मैंने आप लिए इस कोर्स के लिए न्यू बनाया था। तो इसको भी मैं आपको ये यहाँ पे ऐड कैंपेन स्टार्ट करने के लिए 3 लेवल्स है। एक कैंपेन लेवल है, एक ऐड सेट लेवल है, एक ऐड लेवल है। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैंपेन आपके सामने ये आ जाएगी। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो है किस मकसद के लिए हम ये कैंपेन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स है और इसके ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इसको करते हैं। ये अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, तो अवेयरनेस हम किस लिए कर सकते हैं, मतलब लोगों को आगाही जो है वो फैला सकते हैं, मतलब रीच लेने के लिए या ब्रांड अवेयरनेस के लिए या वीडियो व्यूज़ के लिए हम ये कैंपेन जो है ये डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आप प्राइवेट लेवल पे काम करना स्टार्ट करना प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने लगे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद आप एंगेजमेंट और सेल्स कैंपेन चलाएंगे। सबसे पहले आप अवेयरनेस करेंगे, आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे। ओके जी, उसके बाद है ट्रैफिक कैंपेन। तो ये अवेयरनेस और ट्रैफिक ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी आप एक डेस्टिनेशन पे जो है ये लोगों को सेंड करेंगे, मतलब व्हाट्सएप डेस्टिनेशन पे या वेबसाइट पे लैंड करेंगे। ये गर्ज नहीं होगा कि वो सेल करे, मतलब आपसे कोई चीज़ बाय करे या ना करे, लेकिन आप मकसद ये होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पर जो है लोगों को लेके जाएं और वहाँ पर उनको एजुकेट करें। तो लिंक क्लिक कैसे लिए हो सकता है, ये लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए हो सकता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के लिए हो सकता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप या कॉल्स के लिए भी आप इस ट्रैफिक कैंपेन का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एंगेजमेंट कैंपेन जो है, तो ये एंगेजमेंट मतलब लोग उस आपके पोस्ट से या आपकी वीडियो से के साथ इंगेज करें। तो मोर मैसेजेस के लिए या परचेजेस के लिए, तो वीडियो व्यूज़ के लिए या पोस्ट एंगेजमेंट के लिए या पेज लाइक्स के लिए आप एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो रन करेंगे।
तो मोस्टली पेज लाइक्स के लिए हम इंगेजमेंट कैंपेन ही रन करते हैं। और ये मैसेजिंग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इस पे गुड्स फॉर ये आप देख सकते हैं, इस मकसद के लिए यूज़ होता है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद है लीड्स कैंपेन। तो लीड्स जो है ये कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का काम नहीं करते हैं और दूसरी कोई सर्विसेज है, स्कूल एडमिशन है या हॉस्पिटल्स के लिए डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी या बिल्डर्स जो है उनके लिए एक कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप लीड्स कैंपेन रन करेंगे। वहाँ पे आप कस्टमर से जो डेटा लेंगे, मतलब उसका नाम, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, और जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड हो उस फील्ड के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी के लिए है तो प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा, उसका नाम चाहिए होगा, और उसकी करंट सिटी कौन सी सिटी में वो रह रहा है, अच्छा जी उसको कौन सा प्लाट चाहिए, 5 मरला 10 मरला, उसकी जो है इन्वेस्टमेंट कैप कितना है, मतलब वो 5 करोड़ लगाना चाहता है, 10 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, और ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो उसके लिए आप लीड फॉर्म बनाएंगे और इंस्टेंट फॉर्म या वेबसाइट पे लेके जाएंगे और इंस्टेंट फॉर्म फिल करेंगे आप गूगल शीट यूज़ करके, और आप ये डेटा इस बेस पे आप जो कंपेन रन करेंगे वो लीड बेस होगा। इस तरह ऐप प्रमोशंस के लिए, आप ऐप इंस्टॉलेशन के लिए या ऐप इवेंट्स के लिए आप मतलब कोई ऐप है या फॉर एग्जांपल इजी पैसा ऐप है या जेस कैश ऐप है, आप उसके लिए एक कंपेन करना चाहते हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आप ऐप प्रमोशन वाली कंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट में है सेल्स, जो हमारी ई कॉमर्स रिलेटेड है कि आप सेल्स लेकर आना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो परचेज़ है, मतलब सेल्स है, तो उसके लिए आप सेल कैंपेन पे रन करेंगे। अभी हम जो वाइट लेबल करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, इसमें फिर हम अवेयरनेस और इंगेजमेंट वगैरह नहीं चलाते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेल चाहिए होती है डे 1 से, तो फर्स्ट डे से हमें सेल चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसमें सेल कैंपेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रखेंगे। ये कन्वर्जन के लिए है, कैटलॉग सेल के लिए, मैसेजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए भी आप यूज़ करते हैं, कॉल्स के लिए भी है। तो फिर इसमें डेटा जो है वो फ़िल्टर हुआ होता है और फेसबुक उन लोगों को ज़्यादा दिखा रहा होता है जिनका बिहेवियर जो है वो इंगेज शॉपर्स का होता है, मतलब वो ऑलरेडी ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उन लोगों को फिर फेसबुक जो है आपका ऐड दिखाता है इंगेजमेंट में और ट्रैफिक में या अवेयरनेस में। फिर उन लोगों को भी टारगेट करता है फेसबुक जो ऑलरेडी बाय करते हो या ना करते हो, लेकिन फेसबुक में मौजूद है ऑडियंस, तो उनको वो आपका मैसेज जो है वो पहुंचाएगा। और सेल्स में फिर वो उसको ज़रा कैटेगराइज कर लेता है। तो अभी हम सेल कैंपेन तरीका सेम टू सेम है, कुछ इसमें चेंजेस होती है, तो आपको 1-2 कैंपेन में डिज़ाइन करके बताऊंगा, बाकी आपने खुद कर सकते हैं। तो मैं ये सेल कैंपेन पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैंपेन जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है। इसमें 3 लेवल है, एक कैंपेन लेवल है इसको हम बोलते हैं, और एक एड सेट लेवल है, और एक हमारे पास एड लेवल है। तो 3 लेवल आपको पता होना चाहिए कि एक कैंपेन में होते हैं, एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल, एक एड लेवल। 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। कैंपेन लेवल में आपने यहाँ पे नेम इसका लिखना है, तो नेम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये इस कैंपेन इस स्टोर के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए मैंने बनाई हुई है। अगर आपके पास 2-3 क्लाइंट आ जाते हैं या आपके अपने 2-3 स्टोर होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स से आप हर एक के लिए अलग अलग बना रहे हो, तो अगर हर एक का नाम न्यू सेल कैंपेन होगा तो फिर आपको उसमें एडिट में जाके देखना पड़ेगा और काफ़ी टाइम आपको लगेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे नेम वाजिया लिख देना है कि मैं इस ब्रांड के लिए ये ऐड चला रहा हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सेल कैंपेन है मेरी, ये न्यू में हटा लेता हूँ यहाँ से। सेल कैंपेन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपने लिखना होगा कि ये ऑब्जेक्टिव जो है सेल है, सेल कैंपेन है, और किसके लिए है, विल्मोरा के लिए है, और विल्मोरा के लिए है। और फिर मैं लिख लेता हूँ कि इसमें हम जो है वार्म अप कैंपेन है मेरा। स्टार्ट में मैं वार्म अप कैंपेन स्टार्ट करूँगा। ओके जी, यहाँ पे कैंपेन डिटेल पे ऑक्शन और रिसोल ऑब्जेक्टिव जो है हम पहले कर चुके हैं। तो एडवांटेज पर कैटलॉग, जो मैं कैटलॉग आपको बता रहा था, तो जो आपने कैटलॉग शॉपिफाई स्टोर पे बनी हुई है ऑलरेडी, जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे फेसबुक और मेटा एड्स को, तो वो बन चुकी है, तो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो अभी मैं कैटलॉग ऐड नहीं रन करना चाहता, मैं वीडियो ऐड रन करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो फिर अब मेरे पास सेटिंग्स जो है वो वीडियो ऐड या पिक्चर पोस्ट के लिए वो रेडी हो जाएगी।
यहाँ पे बजट दो टाइप्स के, कैंपेन बजट और एड सेट बजट। तो मैं इसको करूँगा एड सेट बजट। अच्छा, बजट दो टाइप्स के हमारे पास है यहाँ पर। तो इस बेस पे फिर ये कैंपेन जो है दो टाइप की होगी आपके पास, एक ABO कैंपेन होगी मतलब एड सेट बजट वाली कैंपेन, और एक CBO होगी कैंपेन बेस बजट होगा वो। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सेल कैंपेन कौन सा कैंपेन है, ये ABO कैंपेन है। ABO मतलब एड सेट बजट वाली कैंपेन होगी ऑप्टिमाइजेशन वाली, और CBO मतलब कैंपेन लेवल बजट होगा उसमें। तो अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैंपेन लेवल में ये होगा कि इस कैंपेन को सारी अमाउंट जो है अलॉट हो जाएगी। तो अगर इसमें हम डिफरेंट एड सेट बनाते हैं, यहाँ से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको। तो अगर हम डुप्लीकेट करेंगे इसमें तो ये एड सेट दूसरा इसकी कॉपी बन जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं, ढेर सारी हम बना सकते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 1000 रुपीज़ दी हुई ये कैंपेन बजट को, तो इसकी मर्ज़ी है कि इसको 400 दे दे, दूसरे वाली को 200 दे दे, चौथी वाली को 500 दे दे, मतलब उस 1000 को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी मर्ज़ी से। तो हम चाह रहे हैं कि एड सेट पे यही बजट हो और हर एड सेट का अलग बजट हो, ताकि फिर ये जो हमें टेस्टिंग में और इसमें आसानी हो के हर एक को एक बजट असाइन हुआ होगा तो वो उसी दायरे में रह के वो खर्च करेगा। तो हमें फिर आसानी होगी टेस्टिंग चेक करने में कौन सा क्रिएटिव जो है वो मेरा विनिंग है और कौन सा जो है वो कंटिन्यू रखना है, स्केल करना है और किसको ऑफ करना है। तो स्टार्ट में हम ये ABO कैंपेन चलाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कैंपेन बजट पे आप ABO CBO कर दिया मैंने। AB टेस्ट है, तो AB टेस्ट ये है कि एड सेट ऐप मैंने एक ये बनाया है, एक दूसरा बना दिया, उसमें दूसरा क्रिएटिव रखा है, उसकी प्राइमरी टेक्स्ट और उसको टारगेट ऑडियंस जो है वो मैंने डिफरेंट रखा है। और अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एड सेट 1 मेरा बेस्ट है या एड सेट 2 बेस्ट है। और उसको चेक करने के लिए मैं फेसबुक को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप टेस्ट कर लो। और क्योंकि मैं टेस्ट करूँगा तो उसमें 1 वीक का डेटा है मिसाल के तौर पर मेरे पास, और उसमें मैं देखता हूँ कि परचेजेस जो है वो एक पे 2 आई हुई है, एक पे 3 आई हुई है, एक का CPM और CTR और ये जो KPI इंडिकेटर है उसमें फर्स्ट वाला बेहतर है लेकिन उसकी सेल्स कम है, और सेकंड वाला परचेज़ में बेहतर है लेकिन दूसरी KPIs में वीक है। तो इसमें मैं डिसीजन जो है परचेज़ के बेस पर सिर्फ नहीं दूंगा, बाकी KPIs जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उस KPIs को भी, कई पॉइंट इंडिकेटर जो है उसको भी हम चेक करेंगे, उसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो स्टार्ट में मैं फेसबुक को या जब आपके पास क्रिएटिव ज़्यादा हो जाएंगे तो आप AB टेस्ट करेंगे। फिर तो आप AB टेस्ट करेंगे तो फेसबुक आपको डिसाइड करके देगा कि इस मुख्तलिफ KPIs में कौन सा वाला एड सेट आपका बेहतर है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें और बाकी दूसरे वाले को ऑफ़ कर दें। तो AB टेस्ट का ये मतलब है। अभी AB टेस्ट मैं ऑफ़ रखूँगा स्टार्ट में, और मैनुअली ही मैं इसको आगे खुद ही टेस्ट करूँगा इसको। न्यू सेल एड सेट पे अभी मैं एड सेट पे चला जाता हूँ। तो ये कैंपेन लेवल हो गया। एड सेट पे यहाँ पे भी आपने इसको सेल एड सेट यहाँ पे भी आपने इसको क्लियर करना है कि ये कौन से किस मकसद के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा ब्रॉड, अभी मैं ब्रॉड इसको रखूँगा, मतलब टारगेटिंग इसमें नहीं करूँगा, ब्रॉड बेस्ड ऑडियंस होगी मेरी, ब्रॉड बेस होगी। और किसके लिए होगी तो ये भी मैं लिख देता हूँ, विल्मोरा ज्वेलरी के लिए होगी। और यहाँ पे आपने कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपने कस्टमर को लेके जाना है। तो वो मैं वेबसाइट पे करूँगा, क्योंकि आप वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐप्स कर सकते हैं, मैसेज डेस्टिनेशन मतलब व्हाट्सएप कैंपेन चलाना चाहते हो यहाँ से करेंगे, और कॉल्स लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे करेंगे। तो अभी मैं वेबसाइट करूँगा। उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे 2 हमारे पास कन्वर्जन गोल है, ज़्यादा इस तरह तो ज़्यादा है, लेकिन मेन जो है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है और मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन है। तो ये दोनों प्रोडक्ट वेरी करते हैं। आप इसको टेस्ट करेंगे कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आपके लिए बेस्ट है या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ये है कि फेसबुक आपके पास जो ऑडियंस लेके आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी वैल्यू वो मतलब वेबसाइट पे आके 200 वाली चीज़ बाय कर रहा है या 2000 वाली वैल्यू बाय कर रहा है, उस बेस पे डिसीजन ले रहा होता है कि बस कन्वर्जन हो रही है। और मैक्सिमाइज वैल्यू कन्वर्जन ये है कि उसकी वैल्यू बढ़ा दे उसकी। विल ट्राई टू शो यूर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू जनरेट हायर वैल्यू फॉर योर बिजनेस। मतलब ये है कि उन टाइप ऑफ ऑडियंस को दिखाएं कि वो आके 2000 वाली चीज़ ही बाय करें, 200 वाली चीज़ बाय ना करें। तो उसके लिए मैक्सिमाइज वैल्यू कन्वर्जन। लेकिन बाज़ दफ़ा ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, और बाज़ टाइम जो मैक्सिमाइज वैल्यू कन्वर्जन, तो आपने दोनों को टेस्ट करना है। अभी रिकमेंडेड यही है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन को आप रहने दें। और डेटा सेट जो है यहाँ पे आपने जो पिक्सल बनाया होगा वो आपने कनेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट पे आपने यहाँ पे आके
कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है, तो कन्वर्जन इवेंट आपने हमेशा परचेज़ रखना है, ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट। इस पे आपने अपने पिक्सल को ट्रेन नहीं करना। अगर आपने पिक्सल को परचेज़ के अलावा किसी और इवेंट पे ट्रेन कर दिया तो फिर उसको परचेज़ बिल आने पे मुश्किल होगा। फिर फेसबुक को वो डेटा पिक्सल से वो डेटा लेगा कि इनके पास ये ऑडियंस आ रही है, ऐड टू कार्ट कर रही है, तो फिर वो उसी टाइप की ऑडियंस को आपको ऐड दिखाता शो करता जाएगा, आपका CPM बढ़ता जाएगा, आपका और परचेज़ जो है वो कम से कम आती जाएगी आपको। तो इसलिए आपने सबसे पहले कन्वर्जन इवेंट परचेज़ पे ही सेलेक्ट करना है। ये सेटअप कन्वर्जन इवेंट, ये एरर आ रहा है, ये अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये पिक्सल न्यू है, तो आपको भी ये एरर शो हो रहा होगा, तो इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। अच्छा, यहाँ पर है कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल। तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल जो है हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका मकसद ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने ऐड चला लिया है, काफ़ी दिन हो गए, तो 3 महीने हो गया, आपके पास डेटा आ गया, तो आप कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल पे सिलेक्ट कर लें कि मुझे पर परचेज़ जो है ये 400 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ऐड कॉस्ट है ये पर आर्डर जो है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, CPC कॉस्ट पर ऑर्डर, CPA या एक्विजिशन, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो आपका 400 रुपये आ रहा है। तो आप कहते हैं कि ये 400 रुपये, कभी 400 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, आप उसको एक ब्रैकेट लगाना चाहते हैं कि 400 से ऊपर मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, या 300 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए, 300 रुपये मेरे ऐड कॉस्ट खर्च हो, लेकिन मुझे एक परचेज़ मिलनी चाहिए, तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल इस पर लिखाएँ, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके जी, लेकिन ये आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ डेटा आ गया हो। मैंने आपको 3 से 4 महीने आप काम कर चुके हो मार्केट में, आप 400-500 ऑर्डर क्रिएट कर चुके हो, जब जाके आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें ये होता है कि अगर फेसबुक जो है वो ऐड दिखाता है लोगों को, तो फिर वो कोशिश करता है उन्हीं लोगों को दोबारा आपका ऐड दिखाए जो आप पहले से इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, ताकि वो कन्वर्ट हो सके कम पैसों में। तो वो मतलब ये कि फेसबुक जो है वो तो CPM पे डिडक्शन कर रहा होता है, इंप्रेशन पे, 1000 इंप्रेशन पे। तो आपने फेसबुक फिर वो नहीं करता, फिर वो कोशिश करता है कि उन्हीं ऑडियंस को दोबारा ये ऐड दिखाया जाए जो पहले ये देख चुके हैं, ताकि कॉस्ट इसकी कम से कम हो। तो इसमें आपकी स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपको डेली को 1000 रुपीज़ दिए हुए हैं और वो ऐड कॉस्ट जो है 400 रुपये के नहीं लेकर आ पा रहा, तो फिर वो कॉस्ट जो स्पेंडिंग है वो नहीं करेगा। स्पेंडिंग वो तभी करेगा जब उसको ऑर्डर मिलेगा। तो ये आप नेक्स्ट के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं जब आप 4-5 महीने आप 400-500 ऑर्डर आ चुके हो आपके पास। अच्छा, एट्रीब्यूशन मॉडल जो हमारे पास है यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड है और इंक्रीमेंटल स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि आपका जो ऐड है ये एट्रीब्यूशन सेटिंग है, 7 डे क्लिक है, 1 डे एंगेज व्यू है, 1 डे व्यू। मतलब ये है कि 1 वीक में आपका ऐड जो है ये एक बंदे को मैक्सिमम 3 दफ़ा दिखेगा। एक मतलब एक क्लिक कर सकता है, एंगेज व्यू कर सकता है या व्यू कर सकता है। तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती है। अगर आप इंक्रीमेंटल करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल भी आप कर सकते हैं कि फेसबुक को आपको इख्तियार दे दे कि उसकी मर्ज़ी है कि वो कितनी दफ़ा एक कस्टमर को ऐड दिखाना चाहता है, मतलब वो व्यूज़ लेना चाहता है या क्लिक कराना चाहता है। तो जितनी बार भी कराना चाहता है वो फेसबुक के इख्तियार में होगा। ये अभी सेटिंग्स आई है, पहले ये नहीं थे। तो दोनों में आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है या इंक्रीमेंटल में, ये आपको खुद टेस्ट करना होगा। तो स्टार्ट में हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे और नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे बजट आएगा तो आप अपने बजट यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट जो है वो उसके मैं बजट रखना चाहता हूँ 1000 रुपीज़ पर डे। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा 1000 रुपीज़ पर डे। यहाँ पे मैं उसके लिए टाइम सेटिंग करना चाहता हूँ कि मैं आज से रन करना चाहता हूँ, और एंड डेट जो है वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं 3 डेज़ जो है मिनिमम आपने 3 डेज़ तो चलाने होंगे टेस्टिंग के लिए भी। तो 3 डेज़ जो है मैं इसको रखना चाहता हूँ। कस्टम मैं इसको कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा ये जिसने तो महीना लिया हुआ है तो मैं करूँगा अभी 31 है आज, तो 1 2 3 मैं कहता हूँ कि 3 दिन आप टेस्ट करें इस टाइम तक। आज 10 बजे अभी सुबह बज रहे हैं, तो 10 बजे तक आप इसको, फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। शो मोर सेटिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ऑडियंस पे। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं कस्टम ऑडियंस, सेव ऑडियंस एंड लोकल एक ऑडियंस। तो उसको हम मैं आप कह रहा था कि मैं डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम सेव ऑडियंस ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एडवांटेज प्लस आप देख रहे हैं, तो ये फेसबुक जो है अपनी तरफ से इसने डिज़ाइन किया हुआ था एडवांटेज प्लस कैंपेन। तो अभी हम मैनुअल कैंपेन डिज़ाइन करना सीख रहे हैं।
तो आप एडवांटेज प्लस भी टेस्ट करेंगे। तो एडवांटेज प्लस में आपको जो अथॉरिटी है वो फेसबुक को दे देते हैं, वो ऑडियंस पे को टारगेट कर रहा होता है, एज जो है वो भी खुद टारगेट कर रहा होता है, और एज ऑडियंस वगैरह जो है वो खुद टारगेट कर रहा होता है। तो आप मैनुअल करना है तो ये भी है, मेरे पास यही चीज़ें शो हो रही है, इससे ज़्यादा मुझे इख्तियार नहीं, सिर्फ मिनिमम एज में सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें, और कस्टम ऑडियंस रूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा फर्दर लिमिट टू रीच योर एड्स पे क्लिक करूँगा, और ये फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा, तो सारे ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोकेशन जो है वो टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिटीज़ को किसी को टारगेट करना चाहता हूँ तो डिफरेंट सिटीज़ को कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मेरा ऑडियंस जो है वो कराची बेस है, तो मैं कराची पे क्लिक कर यहाँ सेलेक्ट करके तो कराची, सिंध, पाकिस्तान सिटी, इसको टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, कराची के 40 किलोमीटर तक एरिया में कवर करूँगा। अगर आप सिर्फ करंट सिटी को करना चाहते हैं तो आप करंट सिटी को कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आएंगे, या अगर आप अपने प्रोडक्ट बेस पे भी आप करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील तक और विलेज तक टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसका नाम देंगे और आप टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं कराची को करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा रीच मोर पीपल लाइक टू रिस्पॉन्स को मैं अनचेक कर लूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर है एज, तो मैंने आपको पहले कहा था कि आप बायर पर्सोना बना लेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे ऑडियंस जो है वो टारगेट उनका एज कितना है। ग्रुप तो मैं 18 से लेकर 40 तक मेरा एज ग्रुप है, तो मैं उसको टारगेट करूँगा। जेंडर में मैं दोनों को रखूँगा, एज यूज एज सजेशन को मैं डालूँगा यहाँ से। कस्टम ऑडियंस जो है मैं यहाँ पर ये यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने बनाई होगी। अगर मैंने बनाई नहीं है तो मैं यहाँ पे भी इसको क्रिएट न्यू करके बना सकता हूँ कस्टम ऑडियंस। अभी मेरे पास कुछ ऑडियंस बनी हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैंने वेबसाइट विजिटर के बेस पे बनाई थी, ऑल वेबसाइट विजिटर ई काम, जो मैंने 2 आपके सामने बनाई थी। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर इसको ये टारगेट करेगा, ये ऐड जो है इसमें कस्टम ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा। अभी मैं ब्रॉड रखना चाहता हूँ, मैंने इसका नाम भी लिखा है ब्रॉड, तो मैं इसको अभी कस्टम ऑडियंस को यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा, इसको रिमूव कर लूँगा। अच्छा, इसमें आप एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल आपसे परचेज़ किया हुआ है, आपकी एक प्रोडक्ट है और वो 30 डेज़ बाद, मतलब स्किन केयर की प्रोडक्ट है और वो 30 डेज़ के बाद ख़त्म होगी, आप उन कस्टमर्स को अपना ऐड दोबारा नहीं दिखाना चाहते हैं, फेसबुक तो दिखाएगा ना, तो आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप एक्सक्लूजन पे चले जाएंगे और यहाँ पर जो कस्टम ऑडियंस आपने परचेज़ के बेस पे बनाई होगी वो आप यहाँ से उनको एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर लोकलाइक और कस्टम ऑडियंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो वो लोग जो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं या परचेजेज हैं तो वो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। डिटेल टारगेटिंग हम यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे तो 3 किस्म की हो सकती है, डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे। डेमोग्राफिक से है कि आप मतलब सिटीज़ को या उसके इनकम लेवल पे या एजुकेशन बेस पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, एजुकेशन लेवल पे भी हो सकता है, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क के बेस पे ये हो सकता है। एजुकेशन पे हम जाते हैं तो एजुकेशन लेवल में फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है, स्कूल, जब अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडीज़, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते कौन सी स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स पे आप कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन लेवल पे आप कर सकते हैं, हाई लेवल स्टूडेंट्स को आप करना चाहते हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इस पे आप कर सकते हैं डेमोग्राफिक पे। अब पाकिस्तान में हम मोस्टली इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेस पे करते हैं। डेमोग्राफिक जो है बेस्ट काम करता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ जो है चीज़ें जो है वो क्लियर होती है कि प्रोफाइल भी क्लियर होते हैं लोगों के और फेसबुक को भी सारा डेटा पता होता है। पाकिस्तान में या एशिया कंट्रीज़ में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। इनकम पे बेस पे आप पाकिस्तान में टारगेट तो नहीं कर सकते हैं, किसी को पता नहीं होता कि इसकी इनकम लेवल कितना है। इसी तरह इंटरेस्ट है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट को अपने कैटेगरी से रिलेटेड कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी करता हूँ जीरोडी पे, तो यहाँ पे जीरोडी की लीच होगी, ये हॉबीज़, ड्रिंकिंग, ब्यूटी एंड इंडस्ट्री, ये शॉपिंग एंड फैशन,
इस पर क्लिक करेंगे। ब्यूटी, क्लॉथिंग, फैशन एसेसरीज में हम जा सकते हैं। यहाँ पर हम इस पर ज्वेलरी को टारगेट कर सकते हैं। ज्वेलरी पर क्लिक करूँगा तो ये ज्वेलरी का आ जाएगा। अगर आपको अपने कीवर्ड्स पता है तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स जो है वो भी सर्च कर सकते हैं, उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। मतलब अभी मैं जो लोग ज्वेलरी में रिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं रिंग ले देता हूँ। तो फिर मेरी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो रिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं रिंग लिख दूँगा तो यहाँ पे रिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे और फिर मैं उसको 1 बाय 1 टारगेट कर सकता हूँ। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 से 3 इंटरेस्ट एक में डाल के तो चेक कर सकते हैं, या 1 बाय 1 अगर करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 भी आप टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा बिहेवियर जो है ये वो आपके लिए बेस्ट काम करता है, तो वो आप आगे जाके फिर स्केल में यूज़ करेंगे। अभी नेट का मसला है तो ये नहीं आ रहा है, ये आगे रिंग और ज्वेलरी और ये वगैरह आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप बिहेवियर के बेस पे करना चाहते हैं तो बिहेवियर मुझे पता है इंगेज शॉपर ये अच्छा काम करता है। इंगेज शॉपर्स के नाम पर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, अगर ब्राउज़ करके मैं जाऊंगा तो भी मैं यहाँ पे बिहेवियर में जाके ये कर सकता हूँ। बाइंग बिहेवियर, परचेज बिहेवियर में इंगेज शॉपर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट और बिहेवियर पे कर सकते हैं। अच्छा, डिफाइन फर्दर का ये मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ज्वेलरी को टारगेट करना चाहते हैं और ज्वेलरी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी करता हूँ और डिफाइन फर्दर करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंगेज शॉपर। मतलब वो लोग जो ज्वेलरी ऑलरेडी कोई पहले से बाय कर चुके हैं या करने लोग करते हैं, मतलब फेसबुक के पास वो डेटा अवेलेबल होता है, तो यहाँ से इसको डिफ़ाइन फर्दर करके कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये नेट थोड़ा सा वीक काम कर नहीं रहा, तो ब्राउज़ करके भी मैं कर सकता हूँ। ये बिहेवियर पे जाके तो परचेज बिहेवियर पे और इंगेज शॉपर पे डिफ़ाइन फर्दर मैं इसको लगा सकता हूँ। ओके जी, तो इस तरीके से आप फिर इसको नहीं रख करेंगे। यहाँ से इसको मैं रिमूव करूँगा और इसको ज्वेलरी के अंदर इंगेज शॉपर्स, तो ये डिफ़ाइन फर्दर का मतलब है इसमें। अच्छा, इसके बाद प्लेसमेंट आ जाता है, तो मैं शो मोर सेटिंग पे क्लिक करूँगा, प्लेसमेंट पे चला जाऊँगा। यहाँ पे डिफरेंट प्लेसमेंट से जो है इस पर हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। फेसबुक को, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, थ्रेड्स हो गया। तो अभी हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनको अनचेक कर देंगे। तो आप इस नेटवर्क से, इन प्लेटफॉर्म्स को जो है आप इस पर एड रन कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगी। तो इस प्लेसमेंट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फीड्स की प्लेसमेंट है, स्टोरीज, स्टेटस, रील्स की है, इंस्ट्रीम एड्स की है। तो फीड्स पे कौन कौन से फीड्स है? फेसबुक फीड्स है, फेसबुक प्रोफाइल फीड है, इंस्टाग्राम फीड्स है। ये एडवांटेज प्लस ऑन जो कैंपेन है ना ये वाली, तो इसमें ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुए होते हैं, फेसबुक के पास अख्तियार होता है। लेकिन मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फीड सेलेक्ट करूँगा। प्रोफाइल फीड को भी हटा दूँगा और इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड्स को भी रिमूव कर दूँगा। फेसबुक मार्केट प्लेस की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर दूँगा। राइट कॉलम इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड को ही मैं स्टार्ट में टारगेट करूँगा और इसको फेसबुक नोटिफिकेशन को भी रिमूव कर दूँगा। इसी तरह स्टोरीज एंड रील में भी सिर्फ फेसबुक रील्स एंड स्टोरीज़ और फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स को ही सिलेक्ट करूँगा, बाकी अनचेक रहेंगे। इन स्ट्रीम एड्स जो है ये आप जो लाइव स्ट्रीम्स चल रही होती है, अगर आप उसमें अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी अनचेक कर देंगे। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कम है तो इसलिए इसको हम अनचेक करेंगे। सर्च रिजल्ट आप रहने दें। अगर कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा आपके कीवर्ड को, आपके प्रोडक्ट को, तो वो उसमें स्पॉन्सर्ड के तौर पर आपका ऐड जो है फर्स्ट पे शो होगा। ओके जी, ये सिलेक्ट होंगे। मार्केटिंग मैसेजेस, अगर आपने व्हाट्सएप कैंपेन किया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ऐप एंड साइट्स, अगर आप किसी ऐप्स को में प्रमोट करना चाहते हैं अपने ऐड को, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब इजी पैसा ऐप है या जेस कैश ऐप है या कोई और ऐप है और आप उसमें आपने देखे होंगे कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें ऐड चल रहा होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो उन्होंने चेक किया होता है ये ऑप्शन, तो आपका ऐड भी डिफरेंट ऐप्स पे भी दिखाई देगा जो कि इंटीग्रेटेड हो गए
फेसबुक के साथ। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको बाकी फीड जो है इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे नीचे पे ये अलाउ लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसको मैं अनचेक कर लूँगा। मैं मैनुअल पेमेंट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसी प्लेसमेंट पे मेरी अमाउंट डिडक्ट हो या ख़र्च हो जो मैंने सेलेक्ट की है, अदर जो प्लेसमेंट है उस पर ना हो। इसको इसी तरह रहने दूँगा। और ये हमारे पास हो गया 8 सेट लेवल सॉरी। अभी हम चले जाएंगे 8 लेवल पे। तो 8 लेवल पे हम क्रिएटिव जो है वो अपलोड करेंगे। 8 लेवल पे यहाँ पे भी आप अपना नेम दे सकते हैं कि मैं ये वीडियो 1 जो है इस पर अपलोड करूँगा विलमोरा के लिए। इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे वीडियो 1। ओके जी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो मैं सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये दो मेरे सेलेक्ट हुए हुए हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएट एड एंड यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट ये है ना कि आपके फेसबुक पेज पे आपने पहले से एक पोस्ट की हुई है, वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस पर ऐड रन करना चाहते हैं, तो फिर वो जो भी फेसबुक पेज पे आएगा वो चेक कर उसको नज़र आएगा कि उसमें इतने व्यूज़ आए हुए, इतने कमेंट्स आए हुए, इतने लाइक्स आए हुए हैं। और अगर आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो फिर वो फेसबुक पेज पे आपको शो नहीं होगा, ये ऐड चल रहा होगा, कन्वर्जन आपको आ रही होगी, लेकिन फेसबुक पेज पे वो वीडियो जो आपने यहाँ से क्रिएट ऐड की होगी वो शो नहीं हो रही होगी। तो इसलिए आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर क्रिएटिव है, सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी वीडियोस भी फेसबुक पेज पे अपलोड की होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू, तो ये वाली वीडियो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस पर अब ऐड जो है वो रन होगा, जो व्यूज़ या इंस्टाग्राम या कमेंट सॉरी या लाइक्स आए होंगे पोस्ट पे तो वो शो हो रहे होंगे। अभी मैं आपको इसमें ये सिर्फ डिफरेंस है, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ये खुद उठा लेगा जो आपने पोस्ट पे दिए होंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएट ऐड। यहाँ पर हम दोनों यूज़ करते हैं, मोस्टली क्रिएट ऐड ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों टारगेट करने होते हैं। तो फिर आप क्रिएट ऐड यूज़ करेंगे। अगर आपने सिर्फ फेसबुक पेज पे ऐड दिखाना है तो फिर आप ये एग्जिस्टिंग पोस्ट पे चले जाएं तो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि आप इंस्टाग्राम के लिए अलग प्रोफाइल पे आपने जो पोस्ट की हुई वो सेलेक्ट कर ले और फेसबुक पेज के लिए अलग सेलेक्ट कर ले, तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं क्रिएट ऐड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा नीचे डेस्टिनेशन वेबसाइट, और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल देना होगा जहाँ पे आपने लैंडिंग करनी, मतलब शॉपिफाई स्टोर का लिंक जो है वो आप देंगे। मैं शॉपिफाई स्टोर पे अपने चला जाता हूँ, विलमोरा ज्वेलरी के नाम पे जो मैंने वेबसाइट बनाई थी इस टेस्टिंग के लिए। तो इसके ये लिंक जो है जो लैंडिंग पेज है, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन पे इस प्रोडक्ट पे कस्टमर को लैंड कराना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये वेबसाइट लिंक जो है ये मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगा ये ऐड क्रिएटिव्स पे, सेटअप क्रिएटिव्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं दो टाइप्स के क्रिएटिव्स अपलोड कर सकता हूँ, इमेज ऐड एंड वीडियो ऐड। तो मिसाल के तौर पर अभी मेरे पास इमेज ऐड मैंने बनाया हुआ है तो मैं इमेज ऐड पे क्लिक करूँगा। तरीका दोनों का सेम ही है, मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर है वो मैं आपको, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है और ये मैं यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। ये चेक करके नेक्स्ट कर दूंगा मैं। ये साइज़ इसलिए मैंने छोड़ा कि यहाँ पे ये रिकॉर्डर लगा हुआ है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट देना है। जो प्राइमरी टेक्स्ट ये होता है कि जो आपके पोस्ट या वीडियो जो होती है उसके ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, तो ये आपने क्लियर कट लिखना है। तो कि ये प्रोडक्ट किसके हवाले से हैं, या अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट और कैटेगरी चैट जीपीटी या जेमिनाई को देंगे या क्लाउड को देंगे और वहाँ से आप प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखवा लेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे स्किन वाइटनिंग क्रीम। हेडलाइन में मैं दे दूँगा कि
फ्री डिलीवरी फॉर टुडे। यहाँ पे आपने वो लाइन लिखनी है जो कैची हो, एंगेजमेंट हो और अर्जेंसी क्रिएट करे। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा क्रीम मिसाल के तौर पर, ये आपने ChatGPT से लिखवाना है। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है वो मैं शॉप नाउ पे क्लिक कर दूँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल टू एक्शन होंगे, कौन सा आपने बटन लगाना है। ऑर्डर नाउ है, प्लेगॉम है, रिक्वेस्ट टाइम है। तो हमारे पास दो ही ई कॉमर्स में यूज़ होते हैं, शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ। भी मैं शॉप नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद ये AI भी मुझे इसके तरीके से ये पिक्चर जो है मेरे पिक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन कर देगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहते हैं, और मैं अभी यूज़ करना नहीं चाहता तो इसलिए मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। ये AI की तरफ से एड और विजुअल ये सारे आपने ऑफ ही रखने हैं, क्योंकि आप मैनुअल कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं तो तमाम चीज़ों को आपने ऑफ रखना है। एडवांटेज प्लस में ये ऐड म्यूज़िक कर रहा है, इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा, मतलब ऑफ़ कर दूँगा। और यहाँ से मैं कर दूँगा नेक्स्ट। इसके बाद ये सिलेक्टेड लैंग्वेजेस का पूछ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लैंग्वेजेस ऑल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे करके डन कर दूँगा। अच्छा, ये क्रिएटिव सेट जो है ये हो गया है। यहाँ पे ये देख लें आप, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। ये जो निरा स्किन वाइटनिंग क्रीम, यहाँ पे आपने सारी डिटेल लिखनी है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, ये डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे शॉप नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो लिंक दिया होगा, मतलब इस साइट का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। और इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आके आपने ट्रैकिंग जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है, जो पिक्सल आपने अटैच किया हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपने सेलेक्ट करना है वेबसाइट इवेंट पर क्लिक करके। अभी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है तो मैं करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है पब्लिश, तो ये कैंपेन जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। और विदिन ये 10 to 15 मिनट्स में आपका ये रिव्यू होके एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा था कैंपेन लेवल। एड मैनेजर में हमने कैंपेन लेवल सीखा, उसके बाद एड सेट लेवल, फिर एड लेवल। तो ये हमारा कैंपेन डिज़ाइन करने का तरीका था। इस तरीके से आप कैंपेन जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको ये सिखाऊंगा कि KPIs क्या है, की पॉइंट इंडिकेटर। जो मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ KPIs है जिसकी बेस पे आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको ऐड बंद करना है या इसको स्केल करना है या इसका बजट कम करना है, ज़्यादा करना है, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट KPIs है। तो यहाँ पे अभी ये कुछ सिलेक्टेड है और बाकी सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये कस्टम पे क्लिक करूँगा। ये आप अपनी भी बना सकते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो KPIs के लिए मेन KPI जो हमारा है वो है कॉस्ट पर रिज़ल्ट, CPR भी इसको बोलते हैं, CPA भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब ये है कि आपने कितने अमाउंट स्पेंड की है, उस पर कितने आपको ऑर्डर आए हैं, तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ स्पेंड किए और आपको 2 ऑर्डर आए हैं, तो पर कॉस्ट आपको कितने पड़ गया, 500 रुपये का पड़ गया। तो 500 रुपये आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट है या कॉस्ट पर एक्विजिशन है, CPA है। इस तरीके से सेकंड KPI जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपका ऐड जो है वो फेसबुक मेटा जो है वो कितने लोगों को शो कर रहा है। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स जो है दैट ईच मेटा, मतलब 1 वीक में ये कितने लोगों को ये शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 2 से कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि 2 से वीक के हिसाब से नहीं होता, ये डे के हिसाब से सॉरी होता है। तो पर डे में 2 दफ़ा से ज़्यादा ऐड एक बंदे को नहीं दिखने चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ऊपर चली जाए तो फिर आपका जो है ये ऐड स्पेंड ज़्यादा उन लोगों पे स्पेंड हो रहा है जो बार बार आपका ऐड देख रहे हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ये एक एवरेज है जो कि 2 से कम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। इसी तरह तरीके से ये अमाउंट स्पेंड और एंड इम्प्रेशन। और थर्ड KPI जो है वो हमारे पास CPM है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अब अच्छा ये देख लेते हैं कि इम्प्रेशन और रीच में क्या फ़र्क है। तो इम्प्रेशन ये है कि द नंबर ऑफ टाइम दैट यूर एडवर्ड वर ऑन स्क्रीन, कि कितनी दफ़ा आपका जो ऐड है, क्रिएटिव्स है, वीडियो या इमेज जो भी है वो कितने डिवाइसेस पे शो हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशंस। रीच क्या है कि ये कितने लोगों तक, यहाँ पे रीच का ऑप्शन भी होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रीच है। तो द नंबर ऑफ मेटा एड्स दैट सॉ यूर एड एटलीस्ट वंस। तो इम्प्रेशन तो ये हो गया कि कितने डिवाइसेस तक ये पहुंच गया। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा, तो इसको बोलते हैं हम रीच। ठीक है। और इम्प्रेशन का ये ताल्लुक़ नहीं है कि लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन सिस्टम तक पहुंच गया, मतलब डिवाइसेस तक पहुंच गया,
तो इसका मतलब है ये लोगों तक पहुंच गया, तो ये मतलब ये इंप्रेशन। तो फेसबुक जो डिडक्शन करती है वो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जब 1000 सिस्टम्स तक या डिवाइसेस तक ये आपका ऐड जो है पहुंच गया तो उसके हिसाब पे ये डिडक्शन होगी। पाकिस्तानी मार्केट में या जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मोस्टली पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, तो यहाँ पर CPM जो है वो 200 से लेकर तो 400 तक एवरेज रहता है, ये सही रहता है। अगर इससे बड़ा हो तो मतलब ये है कि CPM आपका ज़्यादा है, मतलब आपके क्रिएटिव्स में कोई ना कोई इशू है या आपने टारगेट जो है वो बहुत ही नैरो की हुई है, इस वजह से CPM आपका हाई आ रहा है। तो CPM 1000 इंप्रेशन आपने देखना है कि आपका विद इन रेंज में हो, जो आपने मैंने रेंज बनाई है 200 से लेकर 400 के दरमियान में हो, या 500 तक भी हो सकता है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, लिंक क्लिक्स वो है जो जितने आपके लोगों का रीच हुई है और उसने में से कितने लोगों ने ये इस पर क्लिक किया, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरह फोर्थ KPI जो है CPC, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया है तो उसकी पर कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। इसी तरह CTR जो है क्लिक थ्रू रेट है, CTR क्लिक थ्रू रेट या CTR ऑल, ये मतलब है कि आपका ऐड जो है लोगों को पास पहुंचा है, उन्होंने कितनी बार क्लिक किया। तो जितनी ज़्यादा मतलब वो जितना एंगेजिंग होगा उतना लोग उसके साथ एंगेज होंगे, उतना उसके साथ अट्रैक्ट होंगे, उतना उस पर क्लिक करेंगे, तो उतना CTR ज़्यादा होगा। जितना CTR ज़्यादा होगा मतलब आपका क्रिएटिव्स सही है। तो CTR मोस्टली हमारा 2 से ऊपर होना चाहिए। अगर 2 से नीचे है तो मतलब आपका क्रिएटिव्स में इशू है, लोग इसके साथ एंगेज नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं आ रहे लोगों को, तो आपको क्रिएटिव्स पे काम करना होगा। CTR जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह लैंडिंग पेज व्यू भी एक KPIs है कि अगर आपका CTR ज़्यादा है और लैंडिंग पेज व्यू कम है, मतलब ये है कि अगर लोग क्लिक कर रहे हैं और पेज पे नहीं जा पा रहे, मतलब आपकी वेबसाइट पे मसला है, तो आपको अपनी वेबसाइट पे काम करना होगा। मतलब उसकी लोडिंग स्पीड ज़्यादा है या लोगों को लोडिंग स्पीड का ही मसला होगा कि लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे लैंडिंग पेज व्यू कम होने की वजह। अगर लैंडिंग पेज व्यू भी बराबर है, CTR भी बराबर सही है, तो फिर मतलब है ये है कि वेबसाइट पे कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आप कॉस्ट पर लैंडिंग पेज भी देख सकते हैं कि कॉस्ट मुझे एक लैंडिंग पेज पे कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद मेन KPI जो है वो ROS है, रिजल्ट ROS क्या है, ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब ये है कि अगर आप 1000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं फेसबुक पे और आपको सेल जनरेट होती है 4000 की, 1000 रुपये आपने लगाया और 4000 की आपको सेल जनरेट हो गई, तो ये हो गया 4 ROS। अगर आपने 1000 लगाया और आपको 10,000 की सेल जनरेट हो गई, सेल मतलब ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट है और वो 2000 रुपये का है, तो अगर आपको 5 ऑर्डर आ गए मतलब 10,000 रुपये की सेल जनरेट हो गई है। डिलीवर होना है या नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सेल कितनी जनरेट हुई उसके बेस पे ये ROS जो है वो डिपेंड करेगा। अगर आपको 10,000 की रेवेन्यू जनरेट हुई है, सेल जनरेट हुई है, तो मतलब ये आपका 10 का ROS है। तो ROS जो है वो हम जो अच्छा ROS काउंट करते हैं वो ये है कि आप 4 से ऊपर आपका ROS हो। तो ये हमारे पास है KPI इंडिकेटर। अगर आपको दूसरे KPI इंडिकेटर ऐड करना चाहते हो तो ये आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ KPIs या इंडिकेटर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल है, जो मेन थे वो मैंने वहाँ पे ऐड किए हुए हैं और वो आपको मैंने समझा भी दिया कि ये आप इस तरीके से आपको उसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई क्लिक करके ये कर दूँगा। अच्छा, ये तो कैंपेन लेवल पे हो गया हमारा। इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है ये ऐड सेट में और ऐड में। तो ऐड सेट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये अभी मुझे शो हो रहा है कि ये मेरा ऐड जो है ये ड्राफ्ट में है, डिलीवरी जो है ड्राफ्ट में। यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक लर्निंग होता है, एक लर्निंग लिमिटेड होता है। तो एक्टिव का मतलब ये है कि ये एक्टिव हो चुका है और फेसबुक के बाद इतना डेटा आ चुका है कि ये अब एक्टिव शो हो रहा है। और लर्निंग आपका जैसे ही आप ऐड सेट पब्लिश करेंगे तो ये लर्निंग में जाएगा। लर्निंग का मतलब ये है कि आपने 1 वीक में 50 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो फेसबुक इस ऐड सेट को लर्निंग से एक्टिव में ले जाएगा। मतलब फेसबुक के पास इतना डेटा आ जाएगा कि वो लर्निंग से एक्टिव में चला जाएगा। अगर 50 डेज़ में इसने 7 डेज़ में अगर इसने 50 ऑर्डर कंप्लीट नहीं किए तो ये लर्निंग से जो है लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा। और लर्निंग लिमिटेड में अगर चला गया तो अगर वहाँ पे 50 ऑर्डर कंप्लीट हो गए तो वापस एक्टिव में आ जाएगा। अगर नहीं आता और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है तो आपने फिर उस ऐड को बंद कर देना है और दोबारा उसको डुप्लीकेट करके दोबारा सेट करना है और उसके बजट थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि 50 सेल जो है ये लर्निंग के 1 वीक में ये कंप्लीट करके एक्टिव में चला जाए। जब आप एक्टिव में चला जाए तो एक्टिव में फिर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि फिर वो दोबारा लर्निंग में आएगा, फिर वो प्रोसेस शुरू करेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि वो लर्निंग में होता है
और वहाँ पे उसकी कॉस्ट बढ़ रही होती है, तो वो उसी को बंद करके दोबारा डुप्लीकेट कर देता है या दोबारा उसमें चेंजेस करके दोबारा पब्लिश कर देता है, तो दोबारा लर्निंग में चला जाता है, उसको परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आती। तो वो इस वजह से होता है कि लर्निंग में वो टाइम ही नहीं देता उसको, और एक दिन और 2 दिन के बाद उसमें चेंजेस करता रहता है, तो उसकी वजह से वो लर्निंग से वो कैंपेन निकल ही नहीं पा रहा होता। और एक्टिव में नहीं जाए, जब एक्टिव में जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो जाएगा, ROS बढ़ता जाएगा, CPM भी कम होता जाएगा आपका, तो रिजल्ट जो है वो बेहतर होते जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा टाइम इसको 1 वीक कम से कम आपने एक हेड को देना है और उसमें चेंजेस नहीं करनी बार बार। अच्छा जी, ये एड सेट लेवल पे यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको उससे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये 3 चीज़ें, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रैंकिंग। तो क्वालिटी रैंकिंग ये है कि आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ फेसबुक ऐड जो है ये इस पर बेस नहीं करता कि आप जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ प्राइस बढ़ाई हुई है या लैंडिंग पेज में मसला है। यहाँ पे भी मसला होता है वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी ना हो, आपने 720 पिक्सल में आपने वीडियो डाउनलोड की हुई और वो दी हुई हो, क्रिएटिव जितना भी अच्छा हो उसमें आपने मैसेज अच्छा दिया हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी बेकार है तो वो परफॉर्मेंस उसकी कमज़ोर वीक होगी। मतलब इंगेजमेंट रैंकिंग ये है कि आपके CTR अगर लो आ रहा है तो इंगेजमेंट यहाँ पे लो 3 लेवल होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है अबव एवरेज, एक होता है बिलो एवरेज। तो एवरेज और अबव एवरेज हो तो ठीक है, बिलो एवरेज होता है तो फिर उस पर आपको काम करना होता है जहाँ पे मसला हो। तो इंगेजमेंट रैंकिंग भी आपका वीडियो के साथ या आपने जो हुक यूज़ किया हुआ है, जो बॉडी यूज़ की हुई है, जो CTA यूज़ किया हुआ है, कॉल टू एक्शन जो हमने यूज़ किया, शार्प नाउ या ऑर्डर नाउ, तो उस बेस पे भी आप यहाँ पर अगर ये बिलो टू एवरेज है तो आपको उस पर काम करना होगा कि आपके जो क्रिएटिव्स है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो मैसेज आपने कन्वे किया वो उस तरीके से कन्वे नहीं किया हुआ। इसी तरह कन्वर्जन रेट है कि लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं और वहाँ पे उसको फिर वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, तो वहाँ पे मतलब ट्रस्ट का इशू हो सकता है, या पिक्चर क्वालिटीज़ आपने ख़राब दी हुई, या आपने डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई, या रिव्यूज़ आपने ऐड किया नहीं किए हुए, तो कन्वर्जन रेट कम हो सकता है, तो उस पर फिर आपको काम करना होगा। तो ये था ओवरऑल हमारा ये एड मैनेजर, इस तरीके से हम ऐड रन करेंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको किन KPIs के बेस पे उसका डिसीजन लेंगे कि उसको स्केल करना है या बंद करना है। अच्छा, इस कोर्स में जो है मॉड्यूल में मेटा एड मास्टरी में हमने सीखा है कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, पेज और इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन सीख लिया, एड अकाउंट बनाना, पेमेंट मेथड सेटअप करना, पिक्सल अटैच करना, डोमेन वेरीफाई करना, ये हमने सब ने सीख लिया है इस मॉड्यूल में। मेटा इकोसिस्टम, ये इसमें जो चीज़ें रहती है मैं उस पर जाता एड ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, ट्रैफिक इंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स, ये मैंने आपको सेल्स करके दिखा दिया, और बाकी तो इसी तरीके से आपने करना है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल, CBU, ABU कैंपेन मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन लेवल बजट जो होता है उसके बेस पे जो कैंपेन डिज़ाइन होता है उसको CBU बोला जाता है, जो एड सेट लेवल पे बजट असाइन होता है उसको ABU बोला जाता है। इसी तरह ऑडियंस टारगेटिंग, ब्रॉड और इंटरेस्ट, कस्टम ऑडियंस, डेमोग्राफिक बेस, बिहेवियर बेस, ये भी हमने क्लास में सीख लिया है। इसी तरह जैसे आपने टारगेटिंग ये हो गया, रीटारगेटिंग के लिए हमने वो लोकलाइक ऑडियंस के लिए ये इस पर मैंने स्पेशल क्लास ली हुई है। स्केलिंग के लिए हम जो स्केलिंग करते हैं उसमें हम ये इसमें 2 टाइप से स्केलिंग होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें तकरीबन कवर हो चुकी है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये है कि आप अपने बजट का जो है आप एक विनिंग क्रिएटिव निकाल लेते हैं, जो ऐड आपका विनिंग होता है उसका आप फिर बजट इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप इसका बजट मैंने आपको कहा है कि आपने लर्निंग से जब एक्टिव पे चला जाए तो आपने इसके में चेंजेस ज़्यादा नहीं करनी, चेंजेस करेंगे तो फिर वो एक्टिव से दोबारा लर्निंग पे चला जाएगा। तो अभी आपका ऐड एक्टिव है तो आप स्केलिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें 20 to 30% बजट इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगर आप रैपिड स्केलिंग करना चाहते हैं कि जल्दी से मैं स्केलिंग, मतलब 1000 रुपीज़ पर बजट है हमारा और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बजट 10,000 हो जाए और मुझे सेल्स ज़्यादा आए, मतलब ये है ना स्केलिंग का, तो आप उसके फिर क्या करेंगे, आप डुप्लीकेट करेंगे, जो आपका विनिंग क्रिएटिव्स है उसके 10 कॉपीज़ बना लेंगे और हर एक का बजट जो है 1000 असाइन कर देंगे, तो 10,000 आपका बजट पहुंच जाएगा। जिस तरह मैंने आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी पे दिखाया था ना कि लोग, कोई एक ब्रांड है वो 250 एड चला रहा है, कोई 200 चला रहा है, तो वो वर्टिकल स्केलिंग असल में कर रहे होते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग में बजट कम होता है और उसमें कॉपीज़ जो है वो ज़्यादा बनी होती है, तो आपने भी डुप्लीकेट करना है उसी विनिंग क्रिएटिव को और उसमें
आप डिफरेंट चेंजेस भी कर सकते हैं, उसी को भी एज इट इज़ आप चला सकते हैं। आपको विनिंग क्रिएटिव है तो आप एज इट इज़ उसको चलाएंगे और जो बेहतर होगा परफॉर्मेंस आपका ROS और कॉस्ट पर एक्विजिशन और ये CPM बेहतर होगा तो आप उसको चलने देंगे। जो बाकी जो ख़राब परफॉर्मेंस देगा उसको आप किल करेंगे, दोबारा जो विनिंग है उसको फिर डुप्लीकेट करेंगे। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे और टेस्टिंग करते जाएंगे। ये हो गया स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये तो हमने कर लिया है। इसके बाद क्रिएटिव टेस्टिंग, आपने 3 to 5 क्रिएटिव्स जो है मतलब वीडियोस और इमेजेस पोस्ट जो है वो आपने टेस्ट करने हैं। उसमें हुक्स एंड ऑफर्स और UGC कंटेंट आपने क्रिएट करना है और उसके बेस पर आपने आगे टेस्टिंग करते रहना है। और आपके प्रोडक्ट के जो है आपके पास विनिंग क्रिएटिव 3 से 4 होने चाहिए। एक को आप स्केल करें, दूसरे को स्केल करें, तीसरे को स्केल करें और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करेंगे।